हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो आप मेरे साथ करने वाले हो आज अपनी हिंदी भाषा शिक्षा शास्त्र से संबंधित है भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं पहला क्या है, कौन सा सिद्धांत दिया गया है। पहला दिया गया है अनुबंध का सिद्धांत। पहला क्या है? अनुबंध का सिद्धांत। देखते हैं, भाषा विकास में अनुबंध या साहचर्य का बहुत योगदान है। क्या बता रहा है कि भाषा विकास जो होता है बच्चों में, उसमें साहचर्य यानी किसी के साथ का या फिर अनुबंध का बहुत बड़ा योगदान रहता है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता है। क्या कह रहा है? जब शैशवावस्था होती है बच्चों की, तो जो उनको शब्द सिखाया जाता है तो वो अमूर्त नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बल्कि मूर्त रूप में हम उनको शब्दों को किसी वस्तु से जोड़कर सिखाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल, तो हमने ए को किसे जोड़ दिया? एप्पल से। या फिर बोलते हैं आ फॉर अनार, तो उसको जोड़ दिया अनार के साथ। तो वहाँ पर चित्र भी बना होता है किताब में अनार का, तो हम उसको क्या सिखाते हैं? अमूर्त ना सिखा करके किसी मूर्त वस्तु के साथ जोड़ के सिखाते हैं कि ए फॉर इमली, तो उससे उनके मस्तिष्क में जल्दी सीख जाते हैं। देखते हैं आगे। दूसरा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। यहाँ से साथियों 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलने बहुत ही तय है, समझ लीजिए। एक तरीके से 2 या 3 सिद्धांत हमेशा ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। ये देखिए, चैपिनीज, सरली कर्टी तथा वैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिक ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने का अध्ययन किया। इनका मत है कि अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि अनुकरण करना बच्चों का क्या होता है, मतलब जो हमारे घर में जो लोग बोलते हैं या फिर जो चीज़ करते हैं, बच्चे वही व्यवहार बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। तो इनका कहने का मतलब यह था कि जो अपने परिजन होते हैं, बच्चे अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि अगर आपके घर में सुबह सुबह उठ के आप अपने माता पिता को नमस्कार करते हो, तो जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो भी नमस्कार करना सीख लेते हैं आपके साथ में। तो इस प्रकार से इन लोगों का कहना था कि बच्चे अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। आगे चलते हैं। आगे है चामस्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में है। देखते हैं, चामस्की का कहना है कि बच्चों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं, उन्हें चामस्की ने जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है। किस ग्रामर की संज्ञा दी है? जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा चामस्की ने दी है। आगे देखते हैं। आगे दिया है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। ये सिद्धांत बड़ा ही इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी प्रणालियाँ जो होती हैं, उनका चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप के जिस चीज़ में बच्चे की रुचि हो, उसके हिसाब से उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए ही हिंदी पाठ्य सामग्री का या फिर शिक्षण का चुनाव करना चाहिए। जिस चीज़ में बच्चे की रुचि हो या फिर जिस चीज़ को बच्चे ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहे हों या फिर सुन रहे हों, उन्हें भाषा सिखाने हेतु या फिर सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित है? कि बच्चे जिस चीज़ में मतलब कि इंटरेस्टेड हों, जिस चीज़ को सीखने का ज़्यादा वो बल दे रहे हों, आपको वही चीज़ पढ़ानी चाहिए और उसी चीज़ को बल देना चाहिए आपको पढ़ाई कराने के लिए, और आपको वही सामग्री यूज करनी चाहिए जिस चीज़ से वो जल्दी समझ रहे हो आपके लेसन को, जो आप उनको पढ़ाना चाह रहे हो। अगर आप कोई अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हो कि बड़ी जल्दी वो लोग मतलब कैच कर रहे हैं इसको, तो आपको उसी प्रकार से पढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये सिद्धांत है क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना। क्या करना चाहिए? जो टीचर होता है उसको जो है छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए। स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना। स्कूल में क्या करना चाहिए? साहित्यिक जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि
एनुअल फंक्शन होते हैं उनमें बच्चों को भाग दिलाना, जिससे क्या होता है बच्चे के अंदर क्रियाशीलता, यानी कि वो हर चीज़ में भाग लेना चाहते हैं और काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। मान लो क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, आपने एक प्रश्न पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो उनका दिमाग तुरंत क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और वो तुरंत जवाब देना चाहते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है। या फिर अगर उनको नहीं पता तो भी वो सोचना चालू करते हैं, चाहे भले वो गलत ही आपको जवाब क्यों ना दें, लेकिन सोचेंगे ज़रूर कुछ ना कुछ। तो इसीलिए ये सब करना ज़रूरी है। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना बहुत ही ज़रूरी है और स्कूल में साहित्यिक कार्यक्रम करते रहना चाहिए और छात्रों के उसमें क्रियाशील जो छात्र होते हैं उनको क्रियाशील रखना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य किए जा सकते हैं। अगर आपने कोई पाठ पढ़ाया तो उसके बारे में आप मौखिक भी पूछ सकते हो या फिर उनको 2-4 प्रश्न दे दिए उस पाठ से संबंधित और उनसे कहिए कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए हमें, है ना? तो इस प्रकार से वो बच्चे क्या होते हैं, आपका जो घंटा रहेगा या फिर आपका जो पीरियड रहेगा उसके दौरान काफ़ी क्रियाशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। सोएंगे नहीं बैठ के। अगर आप ये सब चीज़ें करते रहोगे तो बच्चे एक्टिव रहेंगे आपकी जब तक क्लास चलेगी। देखते हैं आगे। आगे है अभ्यास का सिद्धांत। इसमें दिया गया है थॉर्नडाइक ने कहा, क्या कहा? थॉर्नडाइक ने कहा भाषा एक कौशल है, इस विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। क्या है? भाषा क्या है? एक कौशल होती है और इसका विकास जो है वो किस पर निर्भर होता है? अभ्यास। जितना ज़्यादा अभ्यास किया जाएगा भाषा उतनी ज़्यादा सरल और सटीक होती चली जाती है। उन्होंने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा भाषा क्या है? एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे भाषा उतनी ज़्यादा ही सरल हो जाएगी और सटीक होती चली जाएगी। भाषा के कलात्मक एवं भाव दोनों लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। भाषा के कलात्मक एवं भाव दोनों के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास सर्वथा और हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। यह है अभ्यास का सिद्धांत, याद रखना इसको। आगे देखते हैं। आगे है जीवन समन्वय का सिद्धांत। ये देखते हैं क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया था कि बच्चे उन विषयों या फिर क्रियाओं में बड़ी ज़्यादा रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित रहती है। जैसे आप कोई पाठ पढ़ा रहे हो और आपने उनके जीवन से संबंधित, मतलब कि ऐसी घटना से आपने उनको समझाने की कोशिश की जो उनके साथ होती रहती हैं घटनाएं, तो फिर बड़ी जल्दी समझ लेते वो लोग हैं। कह रहा है अतः अध्यापक को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करें उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य हो। अगर आप एक अध्यापक हो और आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप शिक्षण के दौरान जिस सामग्री का यूज करें पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, उसका संबंध बच्चों के जीवन से ज़रूर होना चाहिए। तो फिर आपकी पढ़ाई बड़ी ही क्या हो जाएगी? अच्छी तरीके की मानी जाएगी और बच्चों को समझ में भी आएगा। तो ये सिद्धांत किसका है? जीवन समन्वय का सिद्धांत है ये, याद रखना इसको। जीवन समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है कि आप जो भी कुछ पढ़ाइए बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित उसको कर दीजिए। ये होता है जीवन समन्वय का सिद्धांत। आगे देखते हैं। आगे निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। आप जो पढ़ा रहे हो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसकी पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, ये सिद्धांत देखते हैं। अध्यापक शिक्षण पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि आप अगर एक अध्यापक हो और आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए गए हो तो शिक्षण पूर्व पाठ का जो आप चयन करेंगे या फिर जो आपके पाठ करने मतलब चयन करने का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप जो विषय चुनना चाह रहे हो वो कैसा होना चाहिए? बच्चों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। नहीं आप कक्षा 1 के बच्चे को पढ़ा रहे हो लेकिन पढ़ा क्या रहे हो? कक्षा 5 लेवल की किताबें पढ़ा रहे हो या फिर कक्षा 5 लेवल के एग्जाम्पल देकर उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखते हैं अगला सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये देखते हैं। एक की कक्षा क्या है? एक की कक्षा के छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। जो कक्षा 1 का छात्र होता है उसके अंदर कई प्रकार की क्या होती हैं? वैयक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती हैं। देखते हैं कौन कौन सी विभिन्नता देखने को हमें मिल जाती हैं। कोई छात्र तो शुद्ध लिखता है उच्चारण, कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता, तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता है, किसी का वाचन ठीक नहीं होता है, तो किसी का लेख अशुद्ध होता है, कोई मौन पाठ
नहीं कर पाता तो कोई कई बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। ये सब क्या होता है, कक्षा 1 के जो छात्र होते हैं उनके अंदर ये विभिन्नताएं होती हैं। किसी की राइटिंग अच्छी होती है तो कोई पढ़ नहीं पाता है, तो कोई पढ़ लेता है उसकी राइटिंग नहीं अच्छी होती है। कोई चिल्ला चिल्ला के याद करता है, रट्टा मारता है, तो कोई अपने मन के अंदर याद कर लेता है। तो कोई याद करने के बाद भूल जाता है, तो कोई याद करने के बाद में काफ़ी दिनों तक याद रख सकता है। तो ये सब विभिन्नताएं किसके अंदर होती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं, ये हमें देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं। इसलिए अध्यापक को इन सब की व्यक्तिक विभिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। इसलिए अगर आप शिक्षक हो तो आपको याद रखना चाहिए कि हर बच्चे की व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है क्लास में। आप ये नहीं कि 5 बच्चे जो आपकी क्लास के तेज बच्चे हैं उसके हिसाब से आप अपना पाठ पढ़ाते चले जा रहे हो, बाकी के जो बच्चे हैं 25 बच्चे, मान लो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 10 को समझ में आ रहा है, 20 खाली बैठे हैं आपकी बातों को सुन रहे हैं, सही है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी पढ़ाई की क्वालिटी सबसे डाउन मानी जाएगी। आपको इस प्रकार से चाहे पढ़ाई करवानी है कि आपको याद रखना है कि आपके क्लास में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई अच्छी मानी जाएगी अगर आप इस हिसाब से अपनी पढ़ाई करवा रहे हैं तो। आगे देखते हैं। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये जो सिद्धांत है इसका कहना है भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेखन कौशल, दूसरा होता है अभिव्यक्ति कौशल, तीसरा होता है वाचन या पठन कौशल, और चौथा कौन सा होता है, श्रवण कौशल। तो आपको याद रखना है भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया लेखन, दूसरा हो गया अभिव्यक्ति कौशल, तीसरा हो गया वाचन या पठन कौशल, चौथा हो गया श्रवण कौशल। ये सभी भाषा कौशल आपस में संबंधित हैं। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल में निपुण और अन्य में फिसड्डी है तो इसे शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा। शिक्षण की यानी कि जो टीचर हैं उनकी क्या असफलता मानी जाएगी, बच्चे की असफलता नहीं। इसमें अगर वो फिसड्डी है तो वो शिक्षक की असफलता मानी जाएगी। बच्चे की कभी भी यहाँ पे बच्चे के बारे में कोई निगेटिव बात नहीं करनी आपको है। तो आपको याद रखना है इन सभी कौशलों का अनुपात सही होना चाहिए कि बच्चे को ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में 100 आ रहे हैं दूसरे में 0 आ रहा है, नहीं। भले ही 40-40 नंबर आए लेकिन सब में 40-40 या 35-35, 38-38 या फिर 50-50 नंबर इस प्रकार से आने चाहिए। अनुपात लगभग बराबर रखना है आपको सभी सब्जेक्ट का, तभी आपका बच्चा क्या माना जाएगा, निपुण माना जाएगा और आपकी जो शिक्षा है वो सफल मानी जाएगी। देखते हैं आगे बोलचाल का सिद्धांत या भाषा। शिक्षण बोलचाल के माध्यम से होनी चाहिए। जो शिक्षा होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, बोलचाल के माध्यम से होनी चाहिए। इससे भाषा सीखने में कम समय लगता है और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। साथ ही इससे बालकों की सृजनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल में भी वृद्धि होती है। तो आपको ये भी याद रखना है सिद्धांत। आगे देखते हैं। आगे है चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसकी ठीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सिद्धांत चयन का। सिद्धांत क्या कह रहा है कि जब आप हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इस चीज़ की आपको ठीक जानकारी होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों को सरल एवं सहज क्या करना आपको बनाना है, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास क्या करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए और जो रूप अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए जिससे छात्र लाभान्वित हो सकें। तो आप इसमें क्या किया गया कि आप इस प्रकार से अपनी पाठ को पढ़ाने का चयन कीजिए कि जिसमें बच्चों को आपकी भाषा और आपके समझाने का तरीका बड़ी जल्दी ही समझ में आ जाए और बातचीत का तरीका आपके क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और सरल तरीके से उनको समझा सकें आप। ये इसका कहने का मतलब है कि आप इस प्रकार से बच्चों को समझाइए जो काफ़ी आसानी से वो आपके द्वारा पढ़ाई गई किसी भी थ्योरी को या फिर किसी भी सूत्र को आसानी से समझ लें। आगे देखते हैं। बाल केंद्रित का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय इस बात का पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। अगर आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिसको भी पढ़ा रहे हो उसका केंद्र यानी आप किसके लिए पढ़ाने आए हो स्कूल में, बालक के लिए, यानी कि आपके लिए जो भी कुछ है बच्चा है जब तक आप स्कूल में हो और आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हो बच्चे के लिए पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ में आना चाहिए। आपको ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो तो बच्चों के समझ में आना चाहिए क्योंकि आप बच्चों के लिए पढ़ा रहे हो वहाँ पर। इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक हो। भाषा शिक्षण का भी केंद्र क्या होना चाहिए, बालक होना चाहिए भाषा शिक्षण में।
बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है। याद रखना, बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि स्तर, बालक का स्वभाव कैसा है, उसकी उसकी क्षमता कितनी है। नहीं कि आपने उसको एक दिन में बोल दिया कि 40 तक टेबल याद करके ले आना है आपको, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि बालक सिर्फ 2 से 5 तक ही टेबल याद कर सकता है तो आपको 2 से 5 तक ही उसको देनी है, नहीं कि एकदम से बोल दिया 40 तक टेबल कल याद करके लाना है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। उसका स्वभाव भी देखना है, कैसा स्वभाव उसका है। उसकी रुचि देखनी है, किस चीज़ में उसकी रुचि, खेलने में है, पढ़ने में है, डांसिंग में है, सिंगिंग में है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो आती है बाल केंद्रित का सिद्धांत, यही कहता है कि आपको बच्चे के स्वभाव, क्षमता, रुचि आदि का ध्यान रखना चाहिए और आपके पढ़ाने का जो भी आपके जो शिक्षण का तरीका वो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। इसको याद रखना आप। देखते हैं आगे। आगे है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, आगमन से निगमन की ओर। ये सब पूछा जा चुका है एग्जाम में कि आगमन से निगमन की ओर किसका सिद्धांत है, तो ये शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है। याद रखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है। कठिन से आसान या फिर सरल से कठिन की ओर, ये भी शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इन सूत्रों का आधार और पालन करने से शिक्षण अधिक प्रभावकारी हो जाता है। ये सूत्र है, मतलब पहले क्या करना है, बच्चे को सीखने में सरलता हो इस प्रकार से पढ़ाना और सुगमता, पहले छोटे छोटे चीज़ें पढ़ानी चाहिए, उसके बाद में स्थायित्व देना चाहिए अपने पाठ को या फिर अपनी भाषा को। पहले सरल चीज़ें पढ़ाइए अपने लेसन में, उसके बाद में उनको कठिन की ओर लेके जाइए। पहले जो चीज़ पढ़ाइए आप उनको पता होनी चाहिए। आप उनको ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो उनको पता हो, उसके बाद में जो आपके पाठ में या फिर लेसन में जो चीज़ उनको नहीं पता उसकी ओर उनको लेकर जाइए। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाना है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सिद्धांत किसके हैं, किस चीज़ पर आधारित हैं, ये सब शिक्षण के सूत्र पर आधारित हैं। आगे देखते हैं। आगे है साहचर्य का सिद्धांत। साहचर्य का मतलब है बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वाले का साहचर्य मिलना आवश्यक है। बच्चे कैसे सीख जाते हैं, दूसरे को सुनकर ही तो बोलना सीखते हैं। जैसे कि आप बच्चे देखते हो घर पे होते हैं तो पापा पापा, मम्मी मम्मी सब सीख लेते हैं ना। कैसे सीखते हैं, हम लोग बोलते हैं इसीलिए वो भी बोलना सीख लेते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वालों का साहचर्य मिलना आवश्यक है। बच्चा माँ को माँ या माम को माम को कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीख सकेगा जब माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखेगा। इसीलिए कह रहा है कि जब वो माँ बुलाए तो उसके सामने माँ होनी चाहिए, और जो बच्चा छोटा अगर वो पापा पापा चिल्ला रहा है तो उसके सामने उस समय पापा होने चाहिए, तभी वो जानेगा कि पापा इनका नाम है, यानी इनको पापा बोलना है। देखते हैं अगला। आगे है आवृत्ति का सिद्धांत। क्या आवृत्ति का सिद्धांत देखते हैं क्या है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने आवृत्ति का बहुत महत्व है। क्या बोला गया है कि प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अच्छी तरीके से दोहराया जाएगा वो उतनी अधिक देर तक याद रहेगी। अगर आपको कोई बात सिखाई जा रही है और आप उसको जितनी अच्छी तरीके से दोहराएंगे, याद करेंगे, उतनी ज़्यादा दिनों तक या उतनी देर तक आपको वो बात याद रहेगी। ये है आवृत्ति का सिद्धांत, कि आप जो चीज़ सीखो उसको याद करिए, दोहराइए, उसके बाद में उसको आप अधिक दिनों तक या अधिक देर तक याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है परिपक्वता का सिद्धांत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परिपक्वता का सिद्धांत का तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। बोलने में जिह्वा, गला, ताल, होंठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। क्या क्या होते हैं, बोलने में जीभ होती है, गला होते हैं, ताल होते हैं, होंठ होते हैं, दांत होते हैं, सब स्वर यंत्र भी जिम्मेदार होता है। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। मान लीजिए आपकी जीभ कटी हो तो आप बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। आपका गला खराब हो जाए, जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए तो आपकी आवाज़ निकल सकती है, स्पष्ट नहीं निकल सकती है। तो इस प्रकार से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बोलने में, जैसे कि जिह्वा दी है, गला है, ताल है, होंठ है, दांत है, स्वरयंत्र, इनमें बोलने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। जब तक ये सही नहीं हुई, जब तक आप हर एक वर्ण का सही से उच्चारण नहीं कर सकते हो। आप इसको याद रखना। ये किस चीज़ का सिद्धांत है, ये परिपक्वता का सिद्धांत है।
इन सभी अंगों में जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है। कह रहा है कि जब ये सभी अंग परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि आप एक किशोर बन जाते हो, तो फिर क्या होता है, आपका भाषा के ऊपर नियंत्रण हो जाता है और आपकी अभिरुचि अच्छी हो जाती है। तो ये किस चीज़ का सिद्धांत है? ये परिपक्वता का सिद्धांत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और वीडियो में आज हमने एक बार भी आपसे नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कर दें या फिर शेयर कर लें, इसीलिए अब लास्ट में कह रहे हैं कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बाद में देखने वाले हैं, सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे और एक बार शेयर करके जाएंगे सभी के पास। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अपनी तैयारी को आप लगातार हमारे साथ करते रहिए। बाय बाय।